12 के इतिहास की बुक का चैप्टर 14 भारत का विभाजन आलिखित स्रोतों के आधार पर अध्ययन। इस चैप्टर में हम बेसिकली भारत के विभाजन को देख रहे थे और भारत के विभाजन के पूर्व की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे थे। लास्ट जो वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन योजना की। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया भारत की स्थिति में का जायज़ा लेने के लिए, और भारत को आज़ादी दिलाने के अब मूड में ब्रिटिश सरकार आ गई है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली जो हैं उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि वो अब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए और भारत को स्वतंत्र करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा ताकि वो क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के लिए, और इसीलिए ब्रिटिश सरकार की ये कोशिश थी कि सत्ता हस्तांतरण से पहले भारत को इस तरह से तैयार कर लिया जाए कि जब सत्ता उनके हाथों में आए तो वो भारत की जो है व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि भारत चूँकि एक बहुत ही विशाल देश था और इसकी इतनी बड़ी आबादी को इस तरह से किसी ऐसे कमज़ोर हाथों में छोड़कर जाना ये एक असंभव सी बात थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत की जो शीर्ष के नेता थे जैसे महात्मा गांधी और जो भी नेता थे कांग्रेस के, उन सभी के साथ और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी उन्होंने मिलकर बातचीत की और ये सही करने का, ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किसी भी तरह से वो अपना एक संविधान तैयार करें जिसके आधार पर देश का शासन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भारत में चल सके। और इसीलिए उन्होंने संविधान सभा के चुनाव की बात भी कही जिसके सारी शर्तों को कांग्रेस ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग एज़ यूजुअल उन्होंने इस बात पर अड़ंगा लगाया और वो कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे उससे वो सहमत नहीं थी। चूँकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि वो जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे देंगे, और इससे पहले ये आवश्यक था कि भारत जो है अपने लिए एक विशाल और एक स्पष्ट संविधान बना सके, बनाने के लिए कटिबद्ध हों, वो बना ले संविधान ताकि वो सत्ता का हस्तांतरण कर सके। तो इस तरह से अब देश के नेताओं पर यह दबाव था कि वो जल्द जो है वो संविधान का निर्माण कर ले। इसीलिए ना चाहते हुए भी ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग को भी संविधान सभा के चुनाव में शामिल होना पड़ा। और जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो चुनाव के जो परिणाम आए वो ब्रिटिश सरकार को मुस्लिम लीग ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को जहां 201 सीटों में विजय प्राप्त हुई थी वहीं मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटों में विजय प्राप्त हुई थी। तो मुस्लिम लीग जो है वो अपनी इस जीत से, इस हार से और कांग्रेस की इस जीत से पूरी तरह से बौखला गई थी और उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और फिर जो अंतिम सरकार का गठन होना था सत्ता हस्तांतरण से पहले, लॉर्ड एटली ने एक अंतरिम सरकार या एक राष्ट्र सरकार की घोषणा की बात की थी, तो उसमें भी मुस्लिम लीग जो है वो शामिल नहीं हुई, उन्हें शामिल किया नहीं गया क्योंकि वो हर बात में अड़ंगा डाल रही थी। तो इसीलिए लॉर्ड एटली जो थे वो 7 सदस्यों के को मिलाकर उन्होंने एक राष्ट्र सरकार की स्थापना की जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो ये जो सवाल यहाँ से आता है कि अंतिम सरकार की किसके नेतृत्व में बना, तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और जब ये सरकार बन गई तो चूंकि इसमें मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था, इसलिए भी मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। और जिस दिन अंतिम सरकार की घोषणा हुई 16 अगस्त, उसी दिन मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की भी बात कही। और ये जो सीधी कार्रवाई थी वो प्रत्याक्षात्मक रूप से ये एक हिंसात्मक कार्रवाई थी, और इसके द्वारा मुस्लिम लीग ने जगह जगह पर दंगे करवाए और इस तरह का माहौल तैयार किया ताकि जो देश के मुस्लिम हिंदू हैं और जो कांग्रेस हैं वो भयभीत हो जाए स्थिति से, और इन हिंसात्मक कार्रवाइयों को देखकर जो है लोग ये सोचने पर विवश हो जाए कि इस स्थिति से बेहतर ये होगा कि अब अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाए। और इसी सोच के साथ उन्होंने हर जगह दंगे करवाए, और जो दंगों की जो भयावहता थी वो पंजाब और बंगाल में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पंजाब और बंगाल की भयावहता को देखा था, और बंगाल में हर जगह आगजनी की घटनाएं, लोगों को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, उनकी संपत्ति नष्ट कर दी गई, जो सार्वजनिक भवन थे, सार्वजनिक संपत्ति थी, उनको बर्बाद कर दिया गया। और जो पंजाब की स्थिति हम देखें तो पंजाब में जो चुनाव हुए थे उसमें लीग और कांग्रेस दोनों को मिलाकर सरकार की स्थापना की गई थी, और खिज़र हयात खां जो थे उनकी अध्यक्षता में वहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और उसके बाद भी स्थिति जो है वो रुकी नहीं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि पंजाब की स्थिति और भयावह कैसे होती गई और पंजाब में क्या क्या हिंसात्मक कार्रवाई हुई।
तो मुस्लिम लोग जो थे, मुस्लिम लीग, वो अपनी पराजय को सहन नहीं कर पा रही थी और मुस्लिम लीग खिज़्र मंडल, जो कि पंजाब में खिज़्र खां के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि खिज़्र मंडल को गिराने का अवसर तलाश कर रहे थे कि किसी भी तरह से इसे गिरा दिया जाए और स्थिति वहाँ पर भी बिगड़ जाए। और मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई का निश्चय कर लिया था और उन्होंने नारा दिया कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर रहेंगे पाकिस्तान। सीधी कार्रवाई हिंसा का दूसरा रूप थी। लोगों को जिंदा जला दिया जाना। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की एकमात्र मांग पर अड़ी हुई थी, वो किसी भी तरह के समझौते को मानने के लिए तैयार न थी। हिंसात्मक कार्रवाई के समक्ष सरकार भी बेबस नजर आ रही थी। लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे। इस तरह विभाजन अनिवार्य होता दिखाई दे रहा था। मतलब मुस्लिम लीग हर तरह से पाकिस्तान का निर्माण करवाना चाहती थी और इसके लिए वो बातचीत से अगर मामला नहीं सुलझ रहा तो फिर वो हिंसात्मक कार्रवाइयों का सहारा ले रही थी। और चूँकि पंजाब में खिज़्र खां के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका था, बट मुस्लिम लीग की ये कोशिश रही कि खिज़्र हयात खां की जो मंत्रिमंडल है उसे भी गिरा दिया जाए ताकि पंजाब में अव्यवस्था की स्थिति आ जाए और फिर वहाँ की सरकार भी ये सोचने पर विवश हो जाए कि इस स्थिति से ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान जैसे अलग राष्ट्र का निर्माण कर दिया जाए। और इसीलिए वहाँ पर भी आगजनी की घटनाएं होने लगी। लोगों को के घरों को जला दिया गया, सार्वजनिक संपत्तियों को जला दिया गया, जो सार्वजनिक भवन थे उनको जलाया गया, नष्ट किया गया, लोगों की संपत्तियां लूट ली गई। तो ये सारी जो घटनाएं सांप्रदायिक रूप से घट रही थी, इन सभी का एकमात्र उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के निर्माण के लिए माहौल तैयार कर लिया जाए और देश के जो शीर्ष के नेता थे उनको इस बात पर सोचने के लिए विवश किया जाए। और उन्होंने पाकिस्तान निर्माण के लिए जो नारा दिया था वो था कि हम लड़कर रहेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। और इतना ही नहीं बल्कि उन जो मुस्लिम विद्यार्थी थे वो पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए नारे लगा रहे थे, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, जैसे लिया था हिंदुस्तान। खिज़्र कंजर हाय हाय यूनियनिस्ट मंत्रिमंडल मुर्दाबाद, मतलब जो खिज़्र खां के हैं नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था वो लोग उसके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। अब दूसरी ओर अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार ने चूँकि ये घोषणा कर दी है कि वे जून 1948 ईस्वी में भारत को आज़ादी दे देंगे, भारत को सत्ता उनके हाथों में सौंप देंगे, इसलिए खिज़्र मंत्रिमंडल मुसलमानों को रोकने में असमर्थ प्रतीत हो रही थी। वो इस स्थिति को कंट्रोल में नहीं ला पा रही थी, वो स्थिति को संभाल नहीं पा रही थी। स्थिति जो है उनके कंट्रोल, उनके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। ऐसे में देश के और कई हिस्से थे जहाँ पर दंगे भड़क रहे थे, जैसे लाहौर में दंगे फैल रहे थे, अमृतसर जो कि पंजाब का ही है, रावलपिंडी, जालंधर, ये सभी पंजाब के इलाके थे। यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो रही थी। यहाँ पर स्थिति को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। दंगों की आग में सारा पंजाब जो है वो झुलस रहा था। अब कांग्रेस को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो स्थिति को कैसे संभाले। अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रही थी कि नहीं, अब जो है विभाजन अवश्यंभव हो गया है और स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इस पर तो सुधार नहीं किया जा सकता। अगर इस स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकना है तो फिर पाकिस्तान का निर्माण करना होगा। और इस तरह से खून खराबे और कत्ल को रोकने का कोई रास्ता और नज़र नहीं आ रहा था। अतः 3 मार्च 1947 ईस्वी को खिज़्र हयात खां के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि अब वो स्थिति को संभाल पाने की स्थिति में नहीं थी। इधर हम देखेंगे कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है, उन्होंने जो जून की घोषणा की है, जून 1947 ईस्वी की घोषणा, उसके बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने जो घोषणा की उसके बाद क्या स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ये जो मुस्लिम लीग की कार्रवाइयाँ थी वो हिंसात्मक कार्रवाइयों के द्वारा कांग्रेस को भयभीत करना चाह रही थी। कांग्रेस इस बात से डर जाए, इस बात का खौफ कांग्रेस में फैल जाए कि अगर वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान के निर्माण के लिए नहीं माने तो फिर सारा देश दंगों की आग में झुलस जाएगा। अभी तो मात्र कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दंगे की भयावहता देखने को मिल रही है, लेकिन अगर इनके मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो फिर स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी और फिर पूरे देश में ये सांप्रदायिकता फैल जाएगी और फिर जो आज़ादी का जो खुशी हमें मिली उसका जश्न भी हम नहीं मना पाएंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं गांधी जी के ना चाहते हुए भी कांग्रेस को इस बात के लिए तैयार होना पड़ा और कांग्रेस अंततः विभाजन के लिए तैयार हो गई। और फिर हम देखते हैं कि भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन खंडित रूप में मिली। भारत को समग्र रूप में आज़ादी नहीं मिल पाई। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की जो जून की घोषणा थी, उस पर हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ और देश की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। थैंक यू।